हेलो दोस्तों, टुडे वी टॉक अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है उसमें मैं सारी पहले बोन की जितनी भी डिजीज़ है उनको कवर करूँगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा जो लंग से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत आती है, जितनी भी डिजीज़ है, उन सबको मैं ऐसे ही नोट्स वाइज सबको समझाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, अब बात ये कि अगर आपको कुछ टॉपिक चाहिए, नीड है, तो आप बीच में मेरे को बता सकते हो, तो मैं उनको भी कवर कर दूँगा बीच में। पर सीरीज़ ऐसे स्टार्ट करेंगे अपन, और ऐसे उसके बाद लंग्स को कंप्लीट करके उसके बाद में अपन देखते हैं आगे किस पे डालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ ए डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़। क्या होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस? क्या है? डिजनरेटिव डिजीज़ है, मतलब जॉइंट का डिजनरेशन होने लगेगा। ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज एंड अंडरलाइन बोन। ठीक है, मतलब क्या होएगा इसमें कि कार्टिलेज का ब्रेकडाउन होने लगेगा और उसके बाद बोन का ब्रेकडाउन होने लगेगा। ठीक है, लीड टू पेन एंड रिड्यूस जॉइंट मोबिलिटी। ठीक है, अब उस मतलब ये पेन कोज कर देगा और जॉइंट मोबिलिटी को कम कर देगा। ठीक है, अब जो ये आप अपने ऊपर देखा है अंडरलाइन बोन को कैसे अफेक्ट करेगा इसको अपन देखते हैं। ठीक है, कैसे उसमें ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है बोन का, इसको आप आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है, बात करेंगे ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी क्या है? ठीक है, पहली है नॉन मॉडिफाइबल। ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल क्या होती है कि इसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एज हो गई, एज को अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। जेनेटिक हो गया, जेंडर हो गया, है ना। जेंडर में मोस्ट कॉमनली फीमेल्स होती है ना, तो अपन इनको चेंज नहीं कर सकते। एक होती है मॉडिफाइबल जिसको अपन बदल सकते हैं। ओबिसिटी है, ओबिसिटी में क्या करेंगे, मतलब वो वेट को कम करवा देंगे। और जॉइंट इंजरी है, जॉइंट इंजरी में अपन जॉइंट इंजरी का जो रिहेब स्टार्ट कर देंगे तो अपने आप रिकवर हो जाएगी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या होता है कि अगर मान लो बंदा कोई काम पे गया हुआ है या उसको काम से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। और होता है मसल वीकनेस, अगर मसल वीक है तो अपन इसमें स्ट्रेंथ देके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फिर एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? फीमेल आर मोर अफेक्टेड देन मैन। मतलब फीमेल क्या होती है, मेल के कंपेरेटिवली ज़्यादा अफेक्टेड होती है। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर अपनी ओसुलिवन बुक आप खोल के देखोगे तो उसकी एपिडेमियोलॉजी में क्या लिखा हुआ है कि मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। तो इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहे हैं एज से रिलेटेड। जो अगर मान लो 50 से कम है, ठीक है, तब तो मेल अफेक्टेड होंगे, और 50 से जब ऊपर हो जाएगी तो फीमेल अफेक्टेड होगी। ठीक है, और अपन इसको कंसिडर ऐसे करते हैं क्योंकि देखो आगे देखो, मोर कॉमन इज़ पीपल अबव 50 ईयर। मतलब 50 साल से ज़्यादा के जो लोग होते हैं उसको ये ज़्यादा अफेक्टेड करता है। ठीक है, मतलब उनमें ज़्यादा मिलता है। तो इससे अपन ये समझेंगे कि जो ओसुलिवन वाली बुक है वो भी सही बोल रही है, पर उसमें 50 से कम जो एज के ग्रुप में होता है उनमें फिर मेल में ज़्यादा अफेक्टेड होगा और फीमेल में कम होएगा। और फीमेल में 50 साल के बाद ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें एक कोज होता है पोस्ट मेनोपॉजल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब जो अपने हॉर्मोन्स है जो फीमेल्स में वो डाउन आने लगते हैं, तो जिसकी वजह से ये इशू आने लगता है। इसके रिगार्डिंग में अपन किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और आगे समझते हैं। कॉमनली अफेक्टेड मतलब नी को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, हिप को करेगा, स्पाइन को करेगा और हैंड को करेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से
ब्रेकडाउन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होने लगेंगे, ब्रेकडाउन होने लगेगा उनका, ठीक है। फिर क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन एंड कोलेजन कार्टिलेज। ये प्रोटियोग्लाइकेन क्या होता है, प्रोटियोग्लाइकेन और ये जो कोलेजन है ये कार्टिलेज को मजबूत रखने का काम करते हैं। तो इनका लॉस होने लगेगा तो कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा। देखो डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये आ गई अपनी फिबुला, ठीक है। नॉर्मल डायग्राम समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि मैकेनिकल जब स्ट्रेस पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है इसके अंदर, ठीक है ना, उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो प्रोटियोग्लाइकेन है ना, ये प्रोटियोग्लाइकेन ये क्या करता है, प्रोटियोग्लाइकेन इसको कार्टिलेज को मतलब स्ट्रॉन्ग रखता है और ये कोलेजन इसको स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग रखने का काम करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये वीक हो जाएगा ना, मतलब ये प्रोटियोग्लाइकेन और कोलेजन लॉस होने लगेंगे तो ये कार्टिलेज वीक होने लगेगा। तो इसमें यहाँ से बोन का भी एक्सपोजर होने लगेगा, मतलब कार्टिलेज अगर एकदम ही डैमेज हो गया, कार्टिलेज एकदम ख़त्म ही हो गया तो बोन दिखने लगेगी अंदर से, कार्टिलेज हट गया तो, ठीक है। तो आगे समझते इसको। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आर रिलीज, मतलब इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस होते हैं, ये TNF अल्फा, ये सब ये क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन कोज कर देंगे। यहाँ इस पूरे में इन्फ्लेमेशन कोज कर देंगे, मतलब स्वेलिंग को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसमें स्वेलिंग बढ़ जाएगी तो उसमें स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा ज़्यादा, तो उससे कार्टिलेज और डैमेज होने लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन। अब क्या होएगा कि जब मान लो ये बोन यहाँ से एक्सपोज होगी, ठीक है, ऐसे रहता है, यहाँ से बोन एक्सपोज होगी, तो जैसे ही बोन एक्सपोज होगी तो क्या होगा, बोन आपस में रब करने लगेगी, मतलब ये एक दूसरे से टकराने लगेगी। तो जब एक दूसरे से ये आपस में रब होएगी तो वहाँ पर ओस्टियोफाइट्स बन जाएंगे। ओस्टियोफाइट्स क्या होते हैं, बोन के ही मतलब पार्ट होते हैं जो आगे बोन को बनाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से डैमेज हुआ तो बोन ये अपनी बॉडी का खुद का एक सिस्टम रहता है, खुद की बॉडी को हील करने का। तो ये क्या करने, बॉडी तो अपने आप को हील करने की कोशिश करेगी, पर होगा क्या, ये हील नहीं हो पाएगी, यहाँ पर ओस्टियोफाइट्स बन जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये इसको बोन्स पर भी बोलते हैं। मैं आगे मैंने एक्सरे डाला है, उसमें मैं आपको ये ओस्टियोफाइट्स समझाऊंगा एकदम क्लियरली, ठीक है। आगे देखते हैं। जॉइंट स्पेस नैरो एंड साइनोवियल फ्लूइड रिड्यूस, मतलब जॉइंट जो स्पेस है, ये जो जॉइंट है, ये स्पेस है इसका, ये कम होने लगेगा, ठीक है, कम होएगा। और साइनोवियल जो इसमें फ्लूइड है वो उसका लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा वो, ठीक है। और आगे फिर क्या होगा, पेन, स्टिफनेस क्यों आएगी, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म हो गया और उसमें नेरोइंग आ गई है, तो वो जाहिर सी बात अगर मूव करेगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है। फंक्शनल इम्पेयरमेंट, और मतलब फंक्शनल इम्पेयरमेंट मतलब फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझते क्लिनिकल फीचर को, समझ में आ गए ऊपर, एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूँ। होगा क्या, पहले मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से ये कार्टिलेज का डैमेज होगा, कार्टिलेज डैमेज होने लगेगा, ब्रेकडाउन होने लगेगा तो क्या होगा, इसमें जो प्रोटियोग्लाइकेन है और कोलेजन है उसका लॉस होने लगेगा। जब उसका लॉस होएगा तो यहाँ पर इन्फ्लामेटरी साइन आएगी। ये अपनी बॉडी का मैकेनिज्म है कि कहीं भी इंजरी होती है तो इन्फ्लामेशन वहाँ पर बढ़ जाता है उसको हीलिंग के लिए। तो इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इसको और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, स्ट्रेस इसमें बढ़ जाएगा जॉइंट में। तो फिर क्या होगा, ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन हो जाएगा। ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होकर आगे क्या होगा, जॉइंट स्पेस नैरो हो जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड रिड्यूस हो जाएगा इसके अंदर से, तो पेन, स्वेलिंग एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर। जॉइंट पेन क्या कैसे होगा, वर्स्ट विथ एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी के साथ बढ़ जाएगा, ठीक है। और लीव बाय रेस्ट, मतलब रेस्ट करने पे कम हो जाएगा।
मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी। मॉर्निंग स्टिफनेस अपन ने पहले भी पढ़ा था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, ठीक है। अब जो इसमें जो यूनिक जो क्लिनिकल फीचर है जो वो है क्रेपिटस। क्रेपिटस क्या होता है? क्रेपिटस एक साउंड है, जैसे अपन बैठते हैं उठते हैं तो कट कट की जो आवाज़ आती है ना घुटनों में से, आर्थराइटिस के जो पेशेंट रहेंगे ना उनमें ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रेपिटस की आवाज़ें बहुत आने लगेगी, ठीक है। फिर स्वेलिंग रहेगी, टेंडरनेस रहेगी, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अपन डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी क्या होती है, ठीक है। तो पहली डिफॉर्मिटी होगी गेनुवेरम। गेनुवेरम क्या होता है कि द नी मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जो ये मिड लाइन होती है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मिड लाइन आती है, तो ये जो नी है ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब मिड लाइन से दूर शिफ्ट हो जाएगी। और लेग कर्व्ड, लुक कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब ऐसे कर्व दिखेगा अपन को लेग, ठीक है। ये गेनुवेरम होता है, ठीक है। फिर दूसरी है गेनुवेल्गम। गेनुवेल्गम क्या होते हैं? द नी मूव टुवार्ड द मिड लाइन, मतलब ये जो मिड लाइन है यहाँ पर, तो ये मिड लाइन की तरफ आ जाएगी, मतलब नी मूव टुवार्ड द मिड लाइन, टचिंग ईच अदर, मतलब ये दोनों घुटने टच करने लगेंगे आपस में, ठीक है। फिर देखते हैं हेबर्डन नोड्स। हेबर्डन नोड्स क्या होता है? हेबर्डन नोड्स क्या होता है? द बोनी स्वेलिंग दैट डेवलप ऑन द DIP जॉइंट। जो ये DIP जॉइंट होता है, तो एकदम डिस्टल पे होता है अपने जो DIP जॉइंट है, इसमें क्या होगा? स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हेबर्डन नोड्स। एक होता है बोचार्ड नोड्स। बोचार्ड नोड्स क्या होता है? द बोनी स्वेलिंग दैट डेवलप ऑन द PIP जॉइंट, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। जो ये PIP जॉइंट है यहाँ पर स्वेलिंग आने लगेगी, ठीक है। अब देखते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है इसके? पहले सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में क्या देखेंगे अपन? पूछेंगे कि भाई क्या क्या होता है, सुबह स्टिफ रहता है क्या, उठने बैठने में कट कट की आवाज़ें आती है क्या, तो ये हिस्ट्री कलेक्शन हो गया। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन रेंज चेक कर लेंगे, ये रेंज है कितनी है, आ रही है, ये सब, ठीक है। एक्सरे। एक्सरे में क्या देखेंगे? जॉइंट स्पेस नैरो, मतलब जो जॉइंट स्पेस होएगा वो नैरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ओस्टियोफाइट्स बन जाएंगे वहाँ पर। ऊपर मैंने समझाया था ना, देखो जैसे यहाँ पर ओस्टियोफाइट्स बनेंगे ना, तो ये यहाँ पर बनते जाएंगे ऐसे, और ये ऐसे जॉइंट को जो लाइन है उससे आगे बन जाएंगे, तो जो स्पेस होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन एंड सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस में आपको आगे समझाता हूँ क्या होती है, ठीक है। एमआरआई में सॉफ्ट टिश्यू एलिवेशन, सॉफ्ट टिश्यू को देखेंगे क्या क्या डैमेज हो रखा है, ठीक है। ब्लड टेस्ट, CRP बढ़ जाएगा, ASR बढ़ जाएगा। रूमेटॉइड फैक्टर की जांच करेंगे कि अगर रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और अगर पॉजिटिव है तो क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। देखो इसको स्टेज से समझते हैं। अपन ने क्या ऊपर ये देखा था ना कि सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, ये होता है ये जो यहाँ पर डैमेज आ रखा है, ये सारे सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस है, ठीक है। अब देखते हैं अपन स्टेजेस। स्टेज 1 नॉर्मल, मतलब एक्सरे नॉर्मल रहेगा, ठीक है। दूसरा माइल्ड, मतलब जॉइंट स्पेस नैरो हो जाएगा और कार्टिलेज ब्रेकडाउन, मतलब कार्टिलेज ब्रेकडाउन होने लगेगी। तीसरा है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होगा? मॉडरेट जॉइंट स्पेस रिडक्शन। जॉइंट स्पेस को देखो, ये देखो इससे इसमें ज़्यादा बढ़ गया ना, इसमें जॉइंट स्पेस थोड़ा था मतलब, और इसमें जॉइंट स्पेस थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, दिख रहा है इसे, तो इसमें जॉइंट स्पेस ज़्यादा कम हो जाएगा। गैप इन कार्टिलेज एक्सपेंड, मतलब इस गैप में जो ये कार्टिलेज है इसमें गैप आ जाएगा और ये एक्सपेंड बढ़ जाएगा गैप, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर कार्टिलेज है ना, ये जैसे डैमेज हो रखा ना, तो इसमें ये एक्सपेंड हो जाएगा और ये कार्टिलेज ये छोटा हो जाएगा यहाँ से अंदर से, मतलब गड्ढा जैसा हो जाएगा। देखते हैं चौथा सीवियर। सीवियर क्या होता है? रिड्यूस ऑल स्पेस ऑफ जॉइंट एंड
कार्टिलेज लॉस्ट एंड फ्यूजन ऑफ बोन, मतलब इसमें जो स्पेस है वो एकदम ख़त्म हो गया, यहाँ देखो बिल्कुल स्पेस नहीं है, और कार्टिलेज लॉस हो गया, पूरा कार्टिलेज लॉस हो चुका है यहाँ से, ठीक है। और फ्यूज़न मतलब जैसे ओस्टियोफाइट्स बनेंगे तो बोन फ्यूज़ होने लगेगी आपस में, यहाँ से ऐसे बोन फ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये रहा एक्सरे। तो देखो जो ओस्टियोफाइट्स बताए थे ना मैंने कि जो ओस्टियोफाइट्स बनते हैं, ये देखो ये ओस्टियोफाइट्स है यहाँ, ये दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो इरेगुलर शेप में बने हुए हैं ना, ये इधर देखो, ये सारे ओस्टियोफाइट्स है। इसमें देखो एपीवी में देखो ये साइड में जो बना हुआ है ये ओस्टियोफाइट्स है सारे, ये इधर देखो बोनिस पर बना हुआ है ना, ये सारे ओस्टियोफाइट्स बोनिस पर है, ठीक है। इधर देखो नीचे की साइड बने हुए हैं, और ये कौन सी ग्रेड है, ग्रेड 4। देखो इसमें पूरा फ्यूजन हो चुका है, बोन का पूरा फ्यूजन हो चुका है, ठीक है। इसको अपन ग्रेड 3 मान सकते हैं। राइट साइड में देखो स्पेस थोड़ा दिख ही रहा है अपन को, पर इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं, एकदम कम हो चुका है, ठीक है। और ये ओस्टियोफाइट्स मैंने बताए थे, ये ओस्टियोफाइट्स बनते हैं, ठीक है। मतलब ये जो कंडीशन है सीवियर, ये है इसमें, ये सीवियर कंडीशन है, ठीक है। अब अपन देखते हैं मैनेजमेंट क्या है। पहले नॉन फार्मोलॉजिकल में अपन कोई किसी ड्रग का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही देंगे। तो पहले वेट लॉस एंड एक्सरसाइज करवाएंगे, उसका वेट लॉस कम करवाएंगे, मतलब वेट लॉस करवाएंगे, जो वेट है वो कम करवाएंगे, ठीक है। फिजियोथेरेपी में स्ट्रेंथ करवाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी करवाएंगे, ठीक है। और स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। और असिस्टिव डिवाइस क्या होती है, ब्रेसेस देंगे उसको घुटनों में बांधने के लिए। और ये ऑर्थोटिक्स और वॉकिंग एड्स, मतलब चलने के लिए वॉकिंग एड्स देंगे। हॉट एंड कोल्ड इसके लिए अपन एक थेरेपी यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट बाथ, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। फार्मोलॉजिकल, अब इसमें दवाइयों का यूज़ करेंगे। एनाल्जेसिक में क्या देंगे, एनसिड्स देंगे, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन और अदर एनसिड्स देंगे, ठीक है। फिर है इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड इंजेक्शन, मतलब जो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं अपन घुटनों में, वो इंजेक्शन लगवाएंगे। फिर है विस्को सप्लीमेंट, ये विस्को सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। और फिर है सर्जिकल, लास्ट सर्जिकल में क्या होता है, सर्जरी जिससे अपन बोलते हैं ना कि भाई इन्होंने TCAR करवाया, टोटल नी रिप्लेसमेंट, ये जो जितने भी रिप्लेसमेंट होते हैं, ये देखो जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये ओस्टियोआर्थराइटिस में ही करवाए जाते हैं। जितने भी ये रिप्लेसमेंट होते हैं ये सब ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही करवाए जाते हैं। अनटिल अनलेस की अगर कोई इशू हो उसमें भी करवा सकते हैं, पर ये मोस्ट प्रोबेबली उसमें ओस्टियोआर्थराइटिस में ही करवाए जाते हैं, ठीक है। नी हिप आर्थोप्लास्टी ये करवाएंगे अपन सीवियर केस में, ठीक है, नी हिप आर्थोप्लास्टी। फिर है ओस्टियोटोमी मतलब बोन को हटाना वहाँ से, ठीक है। ये पूरा वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहें, और कंटेंट के साथ मैं ऐसे ही इजी नोट्स को इजी करके और डालता रहूँगा, तो आपको एग्ज़ाम में भी आसानी होगी, ठीक है। थैंक यू।